of the system and force between m1 and m2। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ दूसरी बॉडी का। फ्री बॉडी डायग्राम जब आप दूसरी बॉडी का बनाओगे, दूसरी बॉडी चला गया नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया R2, और फोर्स तो इस पर लग नहीं रहा, इस पर नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो सेकंड पार्ट है, कल हमने फर्स्ट लॉ के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम ये देखेंगे कि जो सेकंड लॉ है उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेकंड लॉ का तुमने पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है उसको हम कहते हैं फोर्स, और इसको हम लिखते हैं ma से लिखते हैं। ma से लिखते हैं इफ मास इज कांस्टेंट। इफ मास इज कांस्टेंट और अदरवाइज मास अगर वेरी करता है तो उसका हम देख चुके हैं रॉकेट प्रपल्जन के केस में कि क्या आंसर बनता है। यार इस चीज में हम नहीं जाएंगे क्या आंसर है क्या नहीं है। तो ये जो लॉ है ये कहता है कि कोई बॉडी है उस पर जो नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन वही होती है जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ना। कुल मिला के इसका सीधा सा गणित ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी is in the direction of acceleration, यानी कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी। ये लॉ कहता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर ये एक कोई हमारे पास सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक है मास m का ना, कोई ब्लॉक है जिसका मास है m, और इस पर कोई फोर्स लग रहा है F, है ना। इस पर कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है। तो F फोर्स जो है वो किसके बराबर होगा, ma के, और एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर हो गया, F अपॉन m। एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया, F अपॉन m। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि ये ब्लॉक है, ये कुछ इस तरह से है ब्लॉक, ये ब्लॉक जो है वो कुछ इस तरह से है, मास m है, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है मान लो ये है F1 और एक फोर्स लग रहा है मान लो ये है F2। तो हमें ये गिवन है कि F2 ग्रेटर देन F1 है। 2 ग्रेटर देन F1 है तो सीधी सी बात है कि जो फोर्स है वो F2 की डायरेक्शन में इसको चलाएगा आगे। तो अगर इसका हम फोर्स की बात करें तो F2 हो गया इस पॉइंट पर और F1 हो गया इस पॉइंट पर। तो नेट फोर्स जो हो गया वो कितना हो गया, F2 माइनस F1, और F2 माइनस F1 किधर लग गया, ma। a की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, F2 माइनस F1 अपॉन m। F2 माइनस F1 अपॉन m। तो कुल मिलाकर मेरे को एक फॉर्मूला जो समझ में आ रहा है, तो यहां से मैं एक अगर शॉर्टकट बनाऊं या शॉर्ट ट्रिक बनाऊं तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास। अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास। क्लियर है यहां तक। θ2 की वैल्यू क्या आई थी तुम्हारी, क्या आई बताओ, क्या वैल्यू निकाली तुम लोगों ने θ2 की, अभी बता देते हैं। θ2 की जो कल वाला क्वेश्चन ना, एक मिनट रुको। θ2 है tan इनवर्स 1/2। θ2 की वैल्यू आई थी tan इनवर्स 1/2। θ2 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी tan इनवर्स 1/2। ये वैल्यू थी, चेक कर लो। आप पूरा एंगल निकाल दिया होगा तुमने, tan इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकाल दी होगी। tan इनवर्स 1/2, ये आंसर देख लेना, मैच करा लेना, ये आंसर आना चाहिए उसका। tan 26.56 की वैल्यू निकालोगे tan 30 डिग्री की वैल्यू के हिसाब से, तो वो देख लेना एक बार, और नहीं आए तो फिर मेरे को बता देना। यहां तक क्लियर है चीजें, अभी जो मैंने बताया ये क्लियर है। देखो अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन हमें 2 ब्लॉक का सिस्टम दिया है, 2 ब्लॉक का, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है। इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m1 और इसका मास है m2। इस पूरे सिस्टम पर फोर्स लग रहा है F, इस पूरे सिस्टम के ऊपर फोर्स लग रहा है कितना, F फोर्स लग रहा है। हमें ये पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। फाइंड एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। देखो अब इसको करने के दो तरीके होंगे, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। बड़ा वाला तरीका पहले बेसिक चीजें समझने के लिए, उसके बाद हम सारे क्वेश्चन जो है वो शॉर्टकट से ही करेंगे। तो इसका मेथड फर्स्ट बता रहा हूं मैं, मेथड फर्स्ट। मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है जो भी बॉडी है उसको एक पॉइंट समझ लो आप, और उस बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस को उसको पॉइंट के ऊपर आपको दिखाना है। तो सबसे पहले मैं m1 के लिए अगर बना रहा हूं तो m1 के लिए, तो m1 के लिए एक तो इसका वेट जा रहा होगा खुद का नीचे की तरफ m1g। एक चीज होती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स करके एक चीज होती है रिएक्शन फोर्स, और ये रिएक्शन फोर्स होता है हमेशा जो भी सरफेस कांटेक्ट में है, सरफेस जो भी कांटेक्ट में उसके परपेंडिकुलर जाता है ना। तो परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस, जो भी कांटेक्ट सरफेस बनती है उसके हमेशा कैसे लगता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ m1 जो है ये इसके साथ कांटेक्ट बना रही है, किसके साथ, इस फ्लैट सरफेस के साथ। तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा, उस नॉर्मल रिएक्शन को मैंने नाम दे दिया R1। ये जो F फोर्स लग रहा है, ये F फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, और यहां पर इन दोनों सरफेस के बीच में कांटेक्ट है, ये दोनों सरफेस एक दूसरे से कांटेक्ट कर रही है। तो जब भी सरफेस कांटेक्ट में आएगी तो उनके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो m2 m1 के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, जिसको मैंने ऐसे दिखा दिया, किससे, n से, है ना। कैसे दिखा दिया, n से। तो इसको लिख दिया मैंने n21, नॉर्मल रिएक्शन 2 जो 1 पर लगा रहा है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो n12। n12 मतलब 1 के ऊपर कौन लगा रहा है, 2। इसी तरह से 1 2 पर लगाएगा तो उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। दोनों की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। यहां तक चीजें क्लियर है। तो एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में, नेट एक्सेलरेशन, तो इस m1 एक्सेलरेशन को मान लिया मैंने a एक्सेलरेशन है दोनों बॉडी का। तो यहां पर इस बॉडी का मास कितना है, m1। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, F net इक्वल्स टू m1a, और F नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F नेट की वैल्यू हो जाएगी F माइनस n12 इक्वल्स टू m1a। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ना, इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ दूसरी बॉडी का। अब फ्री बॉडी डायग्राम जब आप दूसरी बॉडी का बनाओगे तो दूसरी बॉडी के लिए पॉइंट कंसिडर कर लिया, इसका जो वेट चला गया नीचे की तरफ कितना हो गया, m2g, और इस पर एक रिएक्शन आ गया नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, R2, और फोर्स तो इस पर लग नहीं रहा है, इस पर नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है, और ये नॉर्मल रिएक्शन कितना है, ये हो गया n21। और साफ साफ दिख रहा है यहां से कि n21 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो रही है, अकॉर्डिंग टू दिस फ्री बॉडी डायग्राम, m2a। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब आप सॉल्व करोगे तो फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि यहां पर साफ साफ है नॉर्मल रिएक्शन हमेशा एक दूसरे के इक्वल होता है, तो n12 बराबर होगा n21, तो 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें क्या दिख रहा है, F माइनस, इसको लिखा मैंने m2a और इसको लिखा m1a। तो F की वैल्यू कितनी हो गई, m1 प्लस m2 और ये a, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, F अपॉन m1 प्लस m2, F अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है यहां तक। तो हमें दो चीजें निकालनी थी, एक तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम और फोर्स बिटवीन m1 m2। m1 m2 के बीच का जो फोर्स है वो फोर्स कितना है, n12 है या n21 है। तो उसकी वैल्यू किसके बराबर है, या तो m1a के बराबर है या m2a के बराबर है, m2a के बराबर है, m2a। तो ये फोर्स कितना हो गया, m2f ऑन m1 प्लस m2, ये इन दोनों के बीच में फोर्स हो गया, m2f अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है यहां तक। तो अब ये तरीका तो हो गया बहुत बड़ा, इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां पीछे फॉर्मूला बताया, अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास। तो इसमें अनबैलेंस फोर्स कौन सा है, अनबैलेंस फोर्स कौन सा है, केवल F है, और टोटल मास कितना हो गया, m1 प्लस m2। तो सीधा सीधा आंसर इसका, बिना इतना लंबा तरीका लगाए सीधा सीधा शॉर्टकट लगा सकते हो आप कि A इक्वल्स टू कितना होगा, F अपॉन अनबैलेंस फोर्स कौन सा आ गया, F, और ये कितना हो गया, टोटल मास m1 प्लस m2। फिर हमें ये निकालना है कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन कितनी है। तो इन दोनों के बीच में यहां फोर्स लग रहा है, तो ये राइट साइड में कुल कितने फोर्स है, फोर्स के ऑपोजिट जाओ, फोर्स के ऑपोजिट जाओ। तो फोर्स के ऑपोजिट जाओगे तो हमें इन दोनों के बीच में जो फोर्स चाहिए, तो फोर्स के ऑपोजिट मतलब उसके दूसरी तरफ कितने मास हैं उसको कंसिडर कर लो। तो रिएक्शन कितना आ जाएगा,
इन दोनों के बीच कितना आ जाएगा, M2A। ये दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, रिएक्शन। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। क्लियर। जो है प्रेफरेबल है ना, इसको आपको यूज करना है, प्रेफरेबल। ये बेसिक चीजें हैं जो समझने के लिए कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा होगा। प्रेफरेबल ये है कि अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास, और आपको ये पूछा जाए कि दो के बीच में कितना लग रहा है, तो फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाओ, कॉन्टैक्ट सरफेस के, वहां जो मास है उसको उठाओ और उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि एक और क्वेश्चन में कराऊंगा, फिर ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम्हें। जैसे कि इसका मैं एक क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें। ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमें 3-4 मास का सिस्टम दिया है। वो बता रहा हूँ मैं, बड़े क्वेश्चन से बता रहा हूँ, बड़े क्वेश्चन से। जैसे हमें यहाँ पर 4 मास का सिस्टम दिया है, M4, M3, M2, M1। तो ये दिया है M4, ये दिया है M3, ये दिया है M2, ये दिया है M1। यहाँ पर टोटल फोर्स लग रहा है A। अब इसमें भी हमें दो ही चीज़ें पूछी गई है। एक हमें पूछा गया है सिस्टम का एक्सेलरेशन बताओ, और एक पूछा गया है कि इनके बीच में फोर्स कितने लग रहे हैं ब्लॉक्स के बीच में, है ना। तो क्वेश्चन हमें ऐसा बोला गया है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड फोर्सेस बिटवीन द ब्लॉक्स, फोर्सेस बिटवीन द ब्लॉक्स। ये हमें बोला गया है, ये बताना है। कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या होगा, नेट अनबैलेंस फोर्स। तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास, अपॉन टोटल मास। अनबैलेंस फोर्स कितना हो गया, F, ये अनबैलेंस फोर्स हो गया। टोटल मास कितना हो गया, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन, है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मेरे को निकालना है फोर्स। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो मैंने मान लिया कितना हो गया, F1। यहां इन दोनों के जो बीच का फोर्स है वो मैंने मान लिया F2, और यहां इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो मान लिया मैंने F3। तो फोर्स देखो यहां लग रहा है, यहां फोर्स लग रहा है, तो इसके ऑपोजिट साइड में जाते जाओ। इसके ऑपोजिट साइड में जाने का मतलब है F1 जो निकालना है वो किसके इक्वल हो जाएगा, M1A। ये वाला मास काउंट करो। F2 किधर जाना है, इसके राइट वाले मास काउंट करते जाओ, राइट वाले। तो F2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू A। और इसी तरह से F3 निकालना है, तो F3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। जो फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग जाओ। क्लियर है यहां तक। अब एक क्वेश्चन जो है वो तुम्हें इस तरह से दिया है कि दो मास है, एक मास है M1 और ये किसी सरफेस पे रखे हुए हैं, और दूसरा मास है M2, M2। ये दोनों को स्ट्रिंग से बांधा गया है, और यहां इन पर नेट फोर्स लग रहा है F। हमें बोला है फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ M1 M2। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, या M1 M2। दोनों का सेम ही होगा, एक्सेलरेशन ऑफ M1 M2। M1 एंड M2 का एक्सेलरेशन सेम होगा जब तक उनके ऊपर फ्रिक्शन ना लगे। जब दोनों के ऊपर अलग अलग फ्रिक्शन लग जाएंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है। अभी दोनों के लिए कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका तो सेम वही, नेट अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स कितना हो गया, F। तो F अपॉन M1 प्लस M2, ये तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अब हमें निकालनी है टेंशन। टेंशन यहां पर ठीक वैसे ही काम करेगी, ठीक वैसे ही होगी टेंशन जैसे कि हमने नॉर्मल रिएक्शन निकाला था। ठीक है, जैसे कि हमने क्या निकाला था, नॉर्मल रिएक्शन। तो इन दोनों के बीच की जो टेंशन आएगी वो ऐसे ही आ रही है जैसे नॉर्मल रिएक्शन आई थी। मैंने कहा जो फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग जाओ, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग जाओ, यानी कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कहाँ आ गए, यहां पर आ गए। यहां पर, तो यहां पर आओगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा M1 इंटू ए, और ए की वैल्यू क्या आ गई, F अपॉन M1 प्लस M2। क्या आंसर आ जाएगा, M1 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर तक हो गया ना, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप लोगों ने हालांकि ये पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि मान लो हमारे पास ये लिफ्ट है। लिफ्ट क्या है, लिफ्ट।
लिफ्ट में ये वेगिंग मशीन रखिए, वेगिंग मशीन। वेगिंग मशीन का मतलब होता है जिससे हम वेट मेजर करते हैं, और इसके ऊपर कोई आदमी खड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई आदमी खड़ा हुआ है, और इस आदमी का जो मास है वो है m। कोई भी इंसान हो सकता है, उसका मास है वो m दिया हुआ है। तो ये लिफ्ट जो है a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ये जो लिफ्ट है ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये जो मशीन है क्या वेट मेजर करेगी। तो ये मशीन क्या वेट मेजर करेगी, मशीन बेसिकली जो ये वेगिंग मशीन है ये मेजर करती है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है, जो भी उसके ऊपर इंसान खड़ा है उसका नॉर्मल रिएक्शन कितना मिल रहा है उसको मेजर करती है। तो ये नोट लगा के मैं लिख भी देता हूं कि वेगिंग मशीन जो होती है, वेगिंग मशीन मेजर्स द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब वो एक फोर्स को मेजर कर रही है, मेजर्स द नॉर्मल रिएक्शन। वो बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करती है। नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू आती है उसको हम जो है वेट मान लेते हैं हमारा, कि उतना ही हमारा वेट होगा। तो अगर इस सिस्टम की बात करूं तो इस सिस्टम में इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाता हूं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, तो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो इसका खुद का वेट जा रहा है mg, और ये इस मशीन के ऊपर खड़ा है तो मशीन लगा रही होगी यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी। इस नॉर्मल रिएक्शन को लिख दिया मैंने n। और ये जो लिफ्ट है ये किधर की तरफ जा रही है, ये जा रही है ऊपर की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो नेट फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, उसकी डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में। तो नेट फोर्स जो है अपवर्ड डायरेक्शन में एफ नेट की वैल्यू किसके बराबर होगी, ma। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा n माइनस एम जी, और ये कितना हो गया ma। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, mg प्लस a, mg प्लस a। यानी कि जब भी हम लिफ्ट में हैं और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो हमें हमारा जो वेट है वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा, है ना। हमारा जो वेट है जिसको हम अपरेंट वेट बोलेंगे, अपरेंट वेट, वो हमें बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और जब लिफ्ट नीचे आएगी या कोई भी चीज जब नीचे आएगी तो उसका जो वेट है वो उसको कम होता हुआ दिखाई देगा। तो मैं अभी तो आपको इस चीज के बारे में नहीं बता रहा हूं ज्यादा, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं व्हेन अ बॉडी मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो होगा उसका होता है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन वो लिखा जाता है g प्लस ए। और मूविंग डाउनवर्ड्स के लिए उसका जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो लिखा जाता है g माइनस ए। आपको बस ये दो चीजें मैं समझाना चाह रहा हूं, इनको ध्यान रखना। अपवर्ड के लिए उसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन लिखा जाता है g प्लस ए, और डाउनवर्ड के लिए उसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन जो है वो लिखा जाता है g माइनस ए। क्लियर है ये बात। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, दोनों कॉन्सेप्ट को मिला के मैं पूछ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मैं पूछने वाला हूं उसमें जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक स्ट्रिंग दी है, मास दिए हैं ब्लॉक्स, वो कनेक्टेड है स्ट्रिंग से। एक ये कनेक्शन हो गया m3, एक ये कनेक्शन हो गया m2, और एक ये कनेक्शन हो गया, कितना हो गया, m1। ठीक है, ये कनेक्शन हो गया और नेट फोर्स लग रहा है इसके ऊपर F। नेट फोर्स कितना लग रहा है, F। हमें बोला गया है 4 ब्लॉक्स आर कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग्स एंड पुल्ड अपवर्ड विद अ कांस्टेंट फोर्स F। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। इन द स्ट्रिंग्स के अंदर क्या बताओ, टेंशन बताओ, ये हमें बोला गया है। तो सबसे पहले तो क्या करो कि एक्सेलरेशन निकाल लो पूरे का। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल मास। यहां पर सबसे बड़ा आपको ये देखना है कि अनबैलेंस फोर्स है क्या। देखो F तो अनबैलेंस फोर्स है ही है, F तो है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इन सभी का वेट भी जा रहा है नीचे की तरफ, है ना, इन सभी का वेट भी जा रहा है नीचे की तरफ। यानी कि इसका m1g जा रहा होगा, इसका m2g जा रहा होगा, इसका m3g जा रहा होगा और इसका m4g जा रहा होगा। तो इसका मतलब कुल अनबैलेंस फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा होगा वो कितना होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 इंटू जी। ये अनबैलेंस फोर्स हो गया। और टोटल मास कितना हो गया, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू हो गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। इज इट क्लियर।
ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू हो गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास, तो ये कितना हो गया, एफ माइनस एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर इंटू जी और अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर। अब इन सभी के बीच में हमें टेंशन निकालनी है। टेंशन मान लेते हैं यहाँ पर जो टेंशन है वो कितनी हो गई, T1। मान लिया यहाँ पर जो टेंशन है वो T2 है। ऐसा मान लेता है कि यहाँ पर जो टेंशन है वो T3 है। तो मैंने कहा आप फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाओ। ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं कि T1 अगर आपको निकालना है तो मास T1 के नीचे का कितना हो गया, m1। अब एक्सेलरेशन जो आप लिखोगे a नहीं लिखोगे क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, तो आप लिखोगे a प्लस जी। इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो गया, a प्लस जी, है ना, a प्लस जी। इसी तरह से अगर आप T2 लिखना चाहते हो तो T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा a प्लस जी। और इसी तरह से आप T3 लिखना चाहते हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 प्लस m2 प्लस m3 और ये कितना हो जाएगा, a प्लस जी। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं तुम्हें आंसर निकाल के बताओ मेरे को उसका। क्वेश्चन ऐसा है कि अब मैंने चार ब्लॉक कनेक्ट करके अब मैंने इंक्लाइन प्लेन पर रख दिए। ये इंक्लाइन प्लेन पर रख दिए। ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है और ये m4 है। ये m1, ये m2, ये m3 और ये m4। और एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो f लग रहा है, सॉरी फोर्स जो लग रहा है f लग रहा है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। चलो ऑप्शन भी मैं दे देता हूं। ऑप्शन ए है f माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 g साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया मैंने f माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 और प्लस m4। फिर मैंने दिया तीसरा ऑप्शन C। तो C ऑप्शन जो है वो क्या हो गया, f माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 और g कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है, अपॉन ये कितना हो गया, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। और D ऑप्शन जो है वो हो गया f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। बताओ क्या आंसर आएगा इसका, बोलो क्या आंसर आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज राइट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आएगा सही भाई, अनबैलेंस ए ऑप्शन करेक्ट होगा ना। ये ऐसे रखा है इंक्लाइन पे, ये इंक्लाइन पे रखा है कोई, मान लो ये ब्लॉक लो, ये ब्लॉक ये ऐसे इंक्लाइन पे रखा है और ये एंगल है थीटा, ठीक है। यहां से मैंने फोर्स लगाया F, तो इसका जो फोर्स आएगा, ये वेट चला गया नीचे इसका mg, ये एंगल थीटा है तो यहां से ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा। तो ये आएगा कितना, mg cos थीटा, और ये किसके बराबर होगा, रिएक्शन फोर्स के बराबर। और एक फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, हो गया ये, तो ये कितना लगेगा, mg sin थीटा। इसका अनबैलेंस फोर्स कितना हो गया, जो इसको चला रहा है वो कितना हो गया, f माइनस mg sin थीटा। तो यहां पर 4 लगे तो कितना हो गया, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 g sin थीटा। ये अनबैलेंस फोर्स हो गया। टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है। सेम क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूं अब, फाइंड आउट द फोर्सेस बिटवीन द ब्लॉक्स। फाइंड आउट द फोर्सेस बिटवीन द ब्लॉक्स। फाइंड आउट द फोर्सेस बिटवीन द ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के बीच के फोर्स बताने हैं आपको। कैसे बताओगे, मैंने कहा फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाओ। तो मान लो यहां जो फोर्स है, मान लो ऐसा, यहां जो फोर्स है उसको मान लो F4 है, इसको मान लो F3, नहीं इसको मान लो F2, इसको मान लो F1 और इसको मान लो 3, वो जो तुम्हारी इच्छा है वो मानो।
F3 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, वो होगी m4 है ना, ये तो मास हो गया। फिर क्या लोगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो g का कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा, g साइन थीटा होगा। वो भाई इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, g साइन थीटा जा रहा है ना, g साइन थीटा। वर्टिकली g नीचे की तरफ है, इस डायरेक्शन में कितना हो गया, g साइन थीटा। तो F3 की वैल्यू कितनी हो गई, m4a g साइन थीटा। इसी तरह से F2 अगर लिखोगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m3 प्लस m4, और ये कितना हो जाएगा, a प्लस g साइन थीटा। और इसी तरह से अगर F1 लिखना चाहते हो तो वो कितना हो जाएगा, m2, कितना हो जाएगा, m2 प्लस m3 प्लस m4, और ये क्या वैल्यू बनेगी, ये बनेगी a प्लस g साइन थीटा। तो ये हमारे पास तीन फोर्स की वैल्यू बन गई, F1, F2 और F3 की। क्लियर है। चलो भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है इस क्वेश्चन में हमें एक सिस्टम दिया गया है। इस सिस्टम में पुली सिस्टम है, ये पुली फिक्स पुली है। कौन सी पुली है, फिक्स पुली है। और इस फिक्स पुली के ऊपर से स्ट्रिंग पास हो रही है, ये स्ट्रिंग पास हो रही है, और ये हो गया 2 kg, कितना हो गया 2 kg। और यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 2 kg, और ये कितना हो गया 1 kg। तो ये आ गया 1 kg और ये आ गया 2 kg। दिख रहा है, मैं इसको ऊपर कर दूं थोड़ा सा। और 1 kg क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फाइंड आउट द टेंशन बिटवीन द ब्लॉक 1 and 2, 1 kg and 2 kg। फाइंड आउट द टेंशन बिटवीन द ब्लॉक ऑफ 1 kg and 2 kg। 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम के ब्लॉक्स के बीच की टेंशन हमें बतानी है। तो ऑप्शंस हमें दिए हैं 8 न्यूटन, ऑप्शन बी हमें दिया है 24 न्यूटन, ऑप्शन सी हमें दिया है 20 न्यूटन, और ऑप्शन डी हमें दिया है 30 न्यूटन। फाइंड आउट द टेंशन बिटवीन द ब्लॉक्स ऑफ 1 kg एंड 2 kg। एक है 8 न्यूटन, एक है 24 न्यूटन, एक है 20 न्यूटन और एक है 30 न्यूटन। तो सबसे पहले यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स निकालो। ये 2 किलोग्राम का है और ये 1 किलोग्राम का है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिख रहा है मेरे को कि जो रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, वो इधर की तरफ चलेगी, क्योंकि इधर की तरफ वेट ज़्यादा हो गया, ये साइड पे वेट ज़्यादा हो गया राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे वेट कम है। तो इसका जो अनबैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स इसका वो कितना आ गया, 2 + 1 g माइनस अनबैलेंस कितना हो गया, 2g। अनबैलेंस फोर्स कितना हो गया, 2g से 2g कटेगा तो कितना बच गया, g। ये अनबैलेंस फोर्स हो गया। और जो इस सिस्टम का टोटल मास है, तो वो टोटल मास है कितना हो गया, 2 और 2 4 और 1 5, वो कितना हो गया 5 kg। तो अब मैं अगर एक्सेलरेशन इसका निकालूं, तो एक्सेलरेशन जो इस पूरे सिस्टम का आएगा, तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जो आप निकालोगे वो क्या निकालोगे, g/5 अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास। तो अनबैलेंस फोर्स जो है वो कितना हो गया, g की वैल्यू आपने कितनी ले ली, 10, तो 10/5, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया। अब हमें निकालनी है टेंशन, है ना। क्या निकालनी है, टेंशन। तो टेंशन निकालने के लिए एक बार फिर से, 1 मिनट रुको, देखो साहब। तो यहां से इसकी मेरे को निकालनी है टेंशन। तो इसकी टेंशन में मैंने 2 टेंशन क्लियर करी। एक डाउनवर्ड्स, यहां पर टेंशन मान लिया मैंने T2। तो यहां से और यहां तक, क्योंकि एक ही रस्सी है, तो यहां तक जो टेंशन होगा वो T2 ही होगा। और यहां का जो टेंशन है, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का टेंशन, वो मैंने मान लिया T1। वो टेंशन कितना मान लिया मैंने, T1। तो अब जो T2 टेंशन है, ये किधर की तरफ जा रहा है, ब्लॉक ऊपर की तरफ, और ये जो ब्लॉक है ये किधर की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। सबसे पहले आप T2 निकालो। तो T2 जो टेंशन है, ये ब्लॉक किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो कौन सा जा रहा है, m2। ऊपर जा रहा है तो क्या लिखोगे, इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना हो गया, g+a। m2 की वैल्यू कितनी है, 2, और g की वैल्यू 2 है, 10 है, और a की वैल्यू कितनी है, 2। तो 10 और 2 12, तो ये हो गया 24 न्यूटन। ये तो टेंशन T2 हो गई। अब निकालनी है आपको क्या, T1।
तो T1 का है नीचे डाउनवर्ड्स, ये इधर आ रहा है ना नीचे, ये वाला हिस्सा। तो डाउनवर्ड्स के लिए इसके ऊपर जो, इसके बीच में, इसके नीचे का जो फोर्स है ना, T1 निकालना है तो T1 के नीचे का फोर्स, ये मास जो कितना हो गया M1, और नीचे आ रहा है तो क्या लिखोगे G माइनस ए, कितना हो गया ये हो गया 1 और 10 माइनस 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8 न्यूटन। तो हमें क्या पूछा है, हमें ये पूछा है टेंशन बिटवीन ब्लॉक 1 kg और 2 kg। 1 kg और 2 kg के बीच की जो टेंशन है वो कितनी आ गई, 8 न्यूटन आ गई। इनके बीच की जो टेंशन है वो कितनी आ गई, 8 न्यूटन। क्लियर? बी नहीं आएगा, बी तो T2 की टेंशन है। मैं बोल रहा हूं 1 kg और 2 kg के बीच की टेंशन। 1 kg और 2 kg के बीच की कितनी होगी भाई, ये फोर्स के नीचे का मास M1 G माइनस ए। तो इसको करने का अब मैं छोटा तरीका बताऊं, जैसा कि पहले मैंने बताया आपको। अगर इस तरह के सिस्टम आपको दिखाई दें, अगर इस तरह के सिस्टम आपको दिखाई दें, तो ये पुली हो गई, ये मास हो गया कोई, और यहां पर ये ब्लॉक्स हो गए, एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक। ये ब्लॉक M1, ये ब्लॉक M2, ये ब्लॉक M3 और ये ब्लॉक M4। तो हमें बोला कि इनके बीच की टेंशन बताओ, ये टेंशन T1, ये टेंशन T2, ये टेंशन T3। तो हमें बोल दिया कि T1, T2, T3 की वैल्यू बताओ। तो कैसे करोगे, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या, अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास। तो अनबैलेंस फोर्स कितना हो जाएगा, अब जो बॉडी है इधर की तरफ चलेगी, साफ साफ दिख रहा है, तो ये माइनस ये, यानी कि अब आप क्या करोगे, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M4, और ये पूरा इससे मल्टीप्लाई करोगे G से, अपॉन क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो ये तो क्या आ गया, इसका एक्सेलरेशन आ गया। अब जो जो टेंशन लिखनी है, जैसे यहाँ टेंशन लिखनी है, ये टेंशन, तो इसके नीचे का मास कंसीडर करो। तो T जो 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, M1 G माइनस ए, नीचे चल रहा है ना ये। T2 जो कंसीडर करोगे वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा M2 G M2 प्लस M1, ये कितना हो जाएगा, M2 प्लस M1, M2 प्लस M1, और ये कितना हो गया, G माइनस ए। और T3 जो है वो कितना हो जाएगा, M3 प्लस M2 प्लस M1, और ये कितना हो जाएगा, G माइनस ए। तो ये क्या आ जाएगी, तीनों के अंदर टेंशन। क्लियर है? तो ये शॉर्टकट तरीका हो गया। क्लियर? यार आज इतना ही करेंगे, कुछ काम करना है मेरे को अभी, तो इसके आगे का फिर मैं आपको कल परसों क्लास में करा दूंगा। तो कल और परसों 2 दिन में हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन खत्म हो जाएगा। 2 दिन लेगा हमारा सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल, 2 दिन लेगा वो सर्कुलर और प्रोजेक्टाइल, और 1 दिन लेगा तुम्हारा वो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, फ्रिक्शन लेगा, 1 दिन लेगा फ्रिक्शन। तो 4-5 दिन और चलेगा अभी मैकेनिक्स। फिर उसके बाद अपन लोग चालू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स, नहीं थर्मो अपन पहले ही कर लेंगे, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जो कि 15-20 दिन चलेगा। तो फरवरी में फिर तुम्हारा मैथमेटिकल फिजिक्स खींच दूंगा मैं, मैथमेटिकल और ऑप्टिक्स। EMT हमारा अभी 5-7 दिन में मतलब 15-20 दिन में EMT ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हमारे पास ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं करने को। मैथमेटिकल फिजिक्स बचेगा, और ऑप्टिक्स, वेव्स के लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर लिए, तो वो अभी मैं थोड़े दिनों बाद अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा, वेव्स और ऑसिलेशन के।